इतिहास की किताबों में हम हमेशा बड़े बड़े साम्राज्यों और शानदार इमारतों की बात करते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर एक पूरा राजवंश ही कोई स्मारक नहीं बल्कि एक पुल रहा हो? आज हम सैयद वंश की कहानी को समझेंगे, जो सल्तनत काल का एक बहुत ही जरूरी सेतु था। तो सवाल यही उठता है, क्या किसी राजवंश को उसकी जीतों या इमारतों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए याद किया जा सकता है कि उसने दो बड़े तूफानी दौरों को आपस में जोड़ा, अराजकता को संभाला और सल्तनत को बिखरने से बचाया? तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1398 से। तैमूर का हमला दिल्ली पर एक कहर बनकर टूटा था। उसने तुगलक सल्तनत की कमर ही तोड़ दी थी। सोचिए, दिल्ली में कोई असली शासक नहीं था। चारों तरफ उथल-पुथल और कंफ्यूजन का माहौल था। और इसी माहौल से एक नए चैप्टर की शुरुआत होनी थी। और इसी उथल-पुथल और बर्बादी के बीच से 1414 में खिज़्र खां सामने आए और उन्होंने एक नए वंश की नींव रखी, सैयद वंश। देखिए, ये कोई बहुत शानदार शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर दिल्ली में फिर से एक सिस्टम बनाने की कोशिश थी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। खिज़्र खान ने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। वो खुद को तैमूर के वंशजों का एक नुमाइंदा या डिप्टी बताते थे। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर ये इस वंश की कमजोर हालत का सबसे बड़ा सबूत था। मतलब उनकी ताकत अपनी नहीं थी, वो किसी और की परछाई में राज कर रहे थे। सैयद वंश में कुल मिलाकर 4 शासक हुए, लेकिन इन्हें बड़े बड़े सम्राटों की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही नाजुक सल्तनत के मैनेजर के तौर पर देखना ज़्यादा सही होगा, जो हर रोज नई नई मुश्किलों से जूझ रहे थे। तो ये रही इनकी टाइमलाइन। खिज़्र खान से शुरू होकर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और आखिर में आलम शाह तक। सब मिलाकर बस कोई 37 इयर्स का शासन। सल्तनत के लंबे इतिहास में एक छोटा सा मगर बहुत जरूरी चैप्टर। ये टेबल हमें एक नज़र में पूरी कहानी बता देती है। देखिए, खिज़्र खान ने नींव तो रखी, पर एक डिप्टी के तौर पर। उनके बेटे मुबारक शाह ने विद्रोहों को दबाकर सल्तनत को जोड़ने की कोशिश तो की, पर उनका ही कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद शाह के दौर में कमजोरी और ज्यादा बढ़ गई। हाँ, उनके दौर का एक मकबरा आज भी दिल्ली में है। और आखिर में आए आलम शाह, जिनकी राजकाज में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उन्होंने तो खुद ही गद्दी छोड़ दी। तो आखिर वो कौन सी चुनौतियां थीं? मतलब इस पुल में दरारें कहां से आने लगीं कि ये एक नई सल्तनत के लिए रास्ता बनाने पर मजबूर हो गया? ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। सैयदों का जो असल कंट्रोल था वो दिल्ली और उसके आसपास के सिर्फ 20% इलाके पे था। सोचिए, बाकी 50% ताकत तो सूबों के खुदमुख्तार सरदारों के हाथ में थी और 30% पर अफगानों का असर बढ़ रहा था। तो बस नाम के सुल्तान थे ये, असली ताकत तो बटी हुई थी। अब इन मुश्किलों को जरा और करीब से देखते हैं। एक तो तैमूर के हमले ने अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी थी, खजाना खाली था। ऊपर से जौनपुर, गुजरात और मालवा जैसे ताकतवर राज्य अब आजाद हो चुके थे, वो दिल्ली को क्यों सुनेंगे? और इन सब के बीच अफगान सरदार दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे थे। जब सेना कमजोर हो और पैसा ना हो तो साम्राज्य भला कैसे चलेगा? और यही बात हमें इस कोटेशन में मिलती है कि सैयद वंश असल में कोई साम्राज्य था ही नहीं, बल्कि दिल्ली तक सिमटा हुआ एक छोटा सा राज था। मतलब इनका पूरा फोकस बस दिल्ली को बचाए रखने पर था, सल्तनत को फैलाने पर नहीं। ये बस सरवाइव कर रहे थे। तो चलिए वापस हमारे पुल वाले आइडिया पर आते हैं। देखते हैं कि ये पुल आखिर दूसरे किनारे तक कैसे पहुंचा और इसकी विरासत क्या रही। और यहाँ इतिहास एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेता है। कोई जंग नहीं, कोई खून खराबा नहीं। 1451 में आखिरी सैयद शासक आलम शाह, जिन्हें राजपाट में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, वो खुद ही गद्दी छोड़ देते हैं और उनकी जगह लेते हैं एक ताकतवर अफगान सरदार बहलोल लोदी। ये इतिहास में एक बहुत ही रेयर, शांतिपूर्ण पावर ट्रांसफर था। तो असल में सैयद वंश एक ट्रांजिशनल पीरियड था, एक ऐसा दौर जिसने तुगलक वंश के पतन से पैदा हुई खाई को भरा और लोदी वंश के आने के लिए एक स्टेबल जमीन तैयार की। तो ये पुल आखिर जोड़ किसे रहा था? देखिए, एक तरफ थी तुगलकों की छोड़ी हुई बर्बादी और अराजकता, और दूसरी तरफ थी लोदियों की नई अफगान ताकत और एक नया सिस्टम। सैयदों ने बस बीच की उस खाई को भरा और सल्तनत को पूरी तरह से टूटने से बचा लिया। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। इतिहास में हम हमेशा बड़ी बड़ी इमारतों और महान विजेताओं को याद रखते हैं, पर क्या उन साधारण पुलों का भी अपना महत्व नहीं होता, जो दो किनारों को जोड़ने का काम करते हैं, जो मुश्किल वक्त में रास्ता बनाए रखते हैं और चीजों को बिखरने से रोकते हैं?